अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, तो मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी सर हेनरी बेक्यूरेल ने डिस्कवर की थी। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्लिट होते हैं और इनविजिबल रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। उसके बाद देखें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके न्यूक्लियस स्टेबल हैं, वो कभी भी स्प्लिट नहीं होते, उनकी न्यूक्लियस से रेडिएशंस इमिट नहीं होती, तो उनको हम नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो वैसे तो हमने ये भी पढ़ा है कि जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो जाता है 82 से, जो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है उनको हम बोलते हैं मोस्टली दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मीन्स देयर न्यूक्लियस आर अनस्टेबल। उनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो डिफरेंट वजूहत होती हैं कि काज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी का काज क्या है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरीज़ हैं जो आपको एक्सप्लेन करती हैं कि कुछ एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है, ब्रेक क्यों होता है, स्प्लिट क्यों होता है, और कुछ स्टेबल क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज़, कुछ थ्योरीज़ के मुताबिक कि न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, जिसमें एक होते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरे होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनकी रेंज कम होती है, तो जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन की पॉपुलेशन बढ़ती है, मींस 82 हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो स्ट्रांग फोर्स एक्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ी रेंज पे एक्ट करते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस की साइज़ बढ़ जाती है, तो वो स्ट्रांग फोर्सेस के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, और इसी वजह से प्रोटॉन की रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है। तो एक यहाँ पे है कि दैट रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रांग और न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसकी वजह से प्रोटॉन की रेशो बढ़ने से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बहुत अच्छी तरीके से 1935 में जापान के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था सर हिडेकी एंड योकावा। तो 1935 में रेडियो एक्टिविटी का काज या न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी का जो काज बताया, वो दो साइंटिस्ट थे, जिनमें एक था सर हिडेकी और दूसरा था सर योकावा। सर हिडेकी और सर योकावा के कहने का मकसद ये था कि एटम की स्टेबिलिटी, एटम के न्यूक्लियस की, तो अकॉर्डिंग टू सर हिडेकी एंड योकावा के न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करती है मीज़ॉन्स पर। तो साइंटिस्ट ने बताया न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मीज़ॉन्स होते हैं, और ये मीज़ॉन्स जो हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। According to Sir Hideki and Yokawa, there are two type of mesons. One is pi positive and other is a pi negative. तो एक होते हैं पाई पॉजिटिव मीज़ॉन्स और एक होते हैं नेगेटिव पाई मीज़ॉन्स। सर कहता है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। दो टाइप के मीज़ॉन होते हैं, एक पाई पॉजिटिव है और एक पाई नेगेटिव है, और सर के मुताबिक मीज़ॉन्स ट्रेवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे स्टेबल रखते हैं न्यूक्लियस दो। तो सर कहता है देखें ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन से इंटरएक्ट करता है नेगेटिव पाई मीज़ॉन और इसको कन्वर्ट करता है न्यूट्रॉन में। फिर जो न्यूट्रॉन है उससे इंटरएक्ट करता है पाई पॉजिटिव मीज़ॉन और उसको कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में। तो ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियस के अंदर ये कंटिन्यूसली होता रहता है।
दिस इज़ द चेन प्रोसेस, जिसकी वजह से प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में तब्दील होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में तब्दील होना, ये प्रोसेस हर टाइम पे होता रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कन्वर्जन हो जाती है, तो इसी वजह से स्टेबल है। लेकिन जब सर ने कहा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ गए, पॉपुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो हैं ये मीज़ान्स की कंट्रोल से भी निकल जाती हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट करती हैं, और इसी वजह से न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट का न्यूक्लियस ब्रेक होता है और एमिट करता है इनविजिबल रेडिएशन। तो ये आपके पास न्यूक्लियर या स्ट्रांग फोर्सेस थी या मीज़ान्स थ्योरी है, जो आपको सर हिडकी और योकावा ने बताया, हाउ न्यूक्लियस रिमेन स्टेबल। तो हम इसको अभी फर्स्ट ईयर लेवल तक ये बात अभी तक डिस्कस यही करेंगे। अभी देखें उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने डिटेक्शन की थी रेडियो एक्टिव रेज की। उन्होंने क्या किया कि एक लीड का ब्लॉक लिया और इस लीड के ब्लॉक में उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बंद कर दिया, क्योंकि लीड से रेडियो एक्टिव रेज पास नहीं हो सकते। और इसके सामने दो प्लेट रखे, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट। तो सर ने देखा कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेज निकल रही हैं तो कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं और कुछ सीधी जा रही हैं। तो इसी तरह सर रदरफोर्ड ने पहली मर्तबा ये डिटेक्शन की कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 3 टाइप की रेज, कितनी टाइप की? 3 टाइप की रेज इमिट करती हैं। 3 टाइप की रेज इमिट करती हैं। तो रेडियो एक्टिव रेज कितने टाइप की रेज इमिट करती हैं? 3 टाइप की, अकॉर्डिंग टू सर रदरफोर्ड, कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, तो उस न्यूक्लियस से 3 टाइप की रेज इमिट होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो रेडियो एक्टिव रेज कितने टाइप की होते हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो रेडियो एक्टिव रेज 3 टाइप्स हैं। अभी देखें जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रेज चली गई तो उसका नाम सर ने, उस पर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसका नाम सर ने रख दिया बीटा रेज। क्या नाम देता है? बीटा रेज। दे आर आल्सो कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो आप रेज का टर्म भी इनके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बीटा के लिए रेज का टर्म यूज़ नहीं होगा। बीटा इज़ अ पार्टिकल। इसी तरह नेगेटिव की तरफ जो रेज मूव कर गई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है, और उसका नाम सर ने रख दिया अल्फ़ा पार्टिकल, या आप उनको अल्फ़ा रेज भी बोलते हैं। और जो सीधी चली इट मीन्स देवा नो चार्ज, उन पे कोई भी चार्ज नहीं है, और उनका नाम सर ने रख दिया गामा रेज। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू सर रदरफोर्ड, जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो वह उस न्यूक्लियस से 3 टाइप की रेडिएशंस निकलती हैं, जिसमें एक होती हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा कैरी पॉजिटिव चार्ज, बीटा कैरी नेगेटिव चार्ज, जबकि गामा में कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर आपसे कोई पूछ ले ना इन तीनों में से डिफ्लेक्शन ज़्यादा किस में होगी, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा जो होती है, ये देखें, ये जो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है, ये डिफ्लेक्शन मुड़ना जो है सबसे ज़्यादा बीटा पार्टिकल में होता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल आपका क्या है? लाइटर है। तो इसी तरह पहली मर्तबा रेडियो एक्टिव रेज की डिटेक्शन की सर ने, जिसमें सर ने कहा कि जब किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस ब्रेक होता है, इट एमिट 3 टाइप ऑफ रेज दैट आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। तो एक ये क्या रेडियो एक्टिव रेज होते हैं। अभी देखें आपने ये भी पढ़ा है
कि अल्फ़ा रेज जो है उनका नाम सर ने दिया था हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फ़ा रेज आल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई, या आप इसको डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो एंट्री में आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा रेज का दूसरा नाम क्या है। तो अल्फ़ा रेज आल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा रेज का हमने नाम रखा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बीटा रेज जो हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और गामा रेज को हम बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसी तरह पहली मर्तबा ये डिटेक्शन की गई कि एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट 3 टाइप ऑफ रेज, दैट इज अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा कैरी पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा इज आल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा carry negative charge, they are also called fast moving electron, while gamma have no any charge, they are also called electromagnetic radiation। तो आज हमने डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिविटी की काज क्या होती है, मीज़ान्स थ्योरी उसको कैसे एक्सप्लेन करती है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो क्यों होता है, और कितने टाइप के वो रेडियो एक्टिव रेज इमिट करता है और उनके नाम्स क्या होते हैं। अभी देखें इस चीज़ को आपने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि अल्फ़ा प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा की क्या हैं, बीटा की क्या हैं, गामा की क्या हैं। अगर फिर भी इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं।